अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में हम कंटिन्यूटी पे बात करेंगे और हम लिमिट वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको काफ़ी डेलिब्रेट कर चुके, उन पे काफ़ी बात कर चुके और अभी भी मैं आपके उन सारे सवालों का जवाब दूंगा जो पेंडिंग है। हम कंटिन्यूटी वाले टॉपिक को डिस्कस करते हैं और कंटिन्यूटी वाला जो टॉपिक है इसमें लिमिट के कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, तो आई होप कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं वो फर्दर आपको आंसर मिल जाए। अच्छा, जब हम कहते हैं ना लिमिट ऑफ फंक्शन हम स्टडी करना चाह रहे हैं, तो हम बुनियादी तौर पे जो फंक्शन का बिहेवियर है उसको स्टडी करना चाह रहे होते हैं। मतलब ये है कि अगर जो एक्स है वो किधर एक्स की वैल्यू में चेंज आए तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किधर को जाएगी। मतलब अगर आपका एक्स किसी पर्टिकुलर नंबर को कन्वर्ज करता है तो एफ ऑफ एक्स किधर को कन्वर्ज करता है। इस तरह की चीजों को हम डिबेट करते हैं। अब आपके जो फंक्शंस हैं, जब हम उनकी डेफिनेशन देखते हैं तो फंक्शन बाज़ औक़ात कुछ पॉइंट्स पे डिफाइंड ही नहीं होते। मतलब आपको नहीं पता कि मैंने x की इस वैल्यू पे f ऑफ x की क्या वैल्यू होगी, तो वहां पे हम कहते हैं फंक्शन डिफाइंड नहीं। जब हम कहते हैं जी कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी का सादा उर्दू मीनिंग है जी तसलसल। जब तसलसल होगा तो तसलसल का मतलब गैप नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा, चीजें स्मूथनेस से चलती चली जाएंगी, चीजें एक चलती चली जाएंगी, एक तसलसल के साथ चलती चली जाएंगी। वो चीजों का बिहेवियर चाहे कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई ड्राइवर गाड़ी चलाना स्टार्ट करता है, जब से उसकी गाड़ी चलना शुरू करती है उस स्टेज से लेके जब वो अपनी गाड़ी की ब्रेक सप्लाई करता है और पार्क कर देता है, तो गाड़ी का जो चलने की जो कर्व बनेगी, अगर उसकी स्पीड बढ़ रही है तो भी आपको पता चल रहा होगा, कर्व को देख के कम हो रही है तो पता चल रहा होगा। और अगर आप उसकी सारी मूवमेंट की वेलोसिटीज का ग्राफ बना लें तो आपको बहुत क्लियरली आइडिया होता है कि जी ये सारा तसलसल से हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम इसको अब सिस्टमैटिक वे में देखते हैं। हम पहले क्या किया करते थे कि जब x a को अप्रोच करता है तो f ऑफ x जिस नंबर को अप्रोच करता था उसको हम कह देते थे लिमिट l। अब वो जो l है, अगर वो खास नंबर हो, वो जो l है वो f ऑफ a के बराबर हो, यानी कि जो फंक्शन की उस पॉइंट पे डेफिनेशन है, यानी कि फंक्शनल वैल्यू जो उस पॉइंट पे है, अगर वो दोनों बराबर हो जाए तो हम कहते हैं जी फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इस डेफिनेशन को देखते हैं। फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट अ नंबर if this limit x approaches a, f of x is equal to f of a। इसका मतलब ये है कि जो कंटिन्यूटी में ये जो लिमिट, ये बात तो हम पहले कर रहे थे। अब वो जो l है, अगर उसकी जगह पे f of a आ जाए तो हम कहते हैं फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। और जब हम लिमिट स्टडी करते थे तो हम लिमिट में हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होती थी तो हम कहते थे लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब लिमिट एग्जिस्ट कर गई और उससे अगली शर्त ये हम लगा रहे हैं कि जो आपका फंक्शन है उसकी फंक्शनल वैल्यू वो भी सेम है। ये जरा गौर कीजिए। नोटिस दैट द डेफिनेशन वन implicitly requires three things if f is continuous at a। क्या वो तीन चीजें हैं? f of a is defined, मतलब फंक्शन की वैल्यू आप उसके फार्मूले से बता सकते हैं कि जी उस पॉइंट a पे उसकी वैल्यू क्या है, और a जो है वो कोई भी डोमेन पॉइंट होगा। लिमिट x अप्रोचेस a, f of x exists। और तीसरी बात क्या है कि वो जो लिमिट है उसकी वैल्यू वही है जो f of a के बराबर है, यानी कि l की जगह पे अब वो ये पॉइंट आ गया f of a वन, अब वो l की जगह पे f of a आ गया। The definition says that f is continuous at a if f of x approaches f of a, मतलब आप l की जगह पे f of a आ गया। As x approaches a, thus a continuous function f has the property that a small change in x produces only a small change in f of x. In fact, the change in f of x can be kept as small as we please by keeping the change in x sufficiently small. If f is defined near a, in other words, f is defined on an open interval containing a except a, we say that f is discontinuous at a, or f has discontinuity at a। Repeat कर रहा हूं, if f is defined near a, दूसरे लफ्जों में f is defined on the interval a containing a, but f is not defined at that point a। मतलब अगर कोई पॉइंट बीच में ऐसा आ जाता है जिस पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो हम कहते हैं उस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। ये जैसे मैंने अभी आपको गाड़ी वाली एग्जांपल दी। फिजिकल फिनोमेना आर यूजुअली कंटिन्यूअस। फॉर इंस्टेंस द डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल वेरीज कंटिन्यूअसली विद टाइम
as does the person's height, but discontinuities do occur in situations as इलेक्ट्रिक सर्किट्स, मतलब आपने बिजली का बटन ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया, तो वहां पे आपकी जो सिचुएशंस हैं वो डिसकंटिन्यूटी की तरफ चली जाती है। ज्योमेट्रिकली मतलब क्या है कि जब हम कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ऐसा फंक्शन जिसमें ब्रेक नहीं आता, जिसका ग्राफ आप कलम उठाए बगैर ड्रॉ कर सके, तो हम कहते हैं जी ये कंटिन्यूअस। अगर आपके सामने ग्राफ दिया हुआ है और आपने उसको इस तरह से स्केच कर लिया कि आपको कलम नहीं उठाना पड़ा, तो आपका ग्राफ कंटिन्यूअस है। ये देखिए, ये जो ग्राफ है फिगर 2 में, ये फिगर 1 वाला ग्राफ है, इसमें आपको कलम उठाना नहीं पड़ता। जैसे जैसे ये कर्सर मूव कर रहा है, ये आपको ग्राफ उठाना नहीं पड़ता, सॉरी कलम उठाना नहीं पड़ता, ग्राफ आपका एक ही तसलसल में बनता चला जा रहा है। अगर आप फिगर 2 देखें, तो फिगर 2 में ये जो 3 है, इस पे ये आपका ग्राफ टूट जाता है। तो अब इसमें हम ये कह सकते हैं, और ये होल 1 पे भी ये होल आ रहा है, 2 3 पे ही आके ये टूट जाता है, फिर 5 पे फिर फंक्शनल वैल्यू और है और लिमिटिंग वैल्यू और है। तो ये सारे सिनेरियोज इसने एक्सप्लेन कर दिए। तो आपका ये वाला जो फंक्शन है, ये 1 पे इसलिए कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू बराबर नहीं है, और फंक्शन एक्चुअली डिफाइंड ही नहीं है। वो जो 3 शर्तें ऊपर हमने लगाई थी, उनमें ये वाली जो पहली शर्त है, एफ ऑफ ए इज डिफाइंड, तो अगर आप गौर करें तो इस 1 पे तो आपका फंक्शन डिफाइंड। तो दूसरी ये 3 पे अगर आप गौर करो तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट और नंबर आ रहा है, और अगर आप राइट हैंड लिमिट देखें तो राइट हैंड लिमिट और आ रहा है। तो इस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर आप 5 पे देखें तो 5 पे लिमिट तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, लेकिन फंक्शनल वैल्यू डिफरेंट हो जाती है। अब इन तीनों पॉइंट्स पे उसने वो जो ऊपर वाली तीनों कंडीशंस हैं, उन तीनों की उसने आपको वायलेशंस बता रही। 1 पे इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि डिफाइंड नहीं है, 3 पे इसलिए कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, और 5 पे इसलिए कंटिन्यूअस नहीं है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है लेकिन फंक्शनल वैल्यू उसके बराबर नहीं। यही सारी चीजें उसने यहाँ पे वाजे भी कर दी एग्जाम्पल 1 की, जब उसने आपको स्टोरी सुनाई। फिगर 2 shows the graph of a function f at which numbers is f discontinuous y। इसका मतलब ये 1 3 5 इन 3 पॉइंट्स पे आपका ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस है, और ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका। ओके, इस एग्जांपल पे आते हैं। जो नेक्स्ट एग्जांपल 2, एफ ऑफ एक्स उसने आपको दे दिए जी 4 टोटल, और आपसे पूछा where are each of the following functions discontinuous। जो ऊपर वाली हमारी एक्सरसाइज थी उसकी कुछ बातें हम यहाँ पे री एग्जामिन करते हैं। f of x is equal to x square minus x minus 2 divided by this x minus 2। अगर आप गौर करो तो आपका फंक्शन at x equal to 2 डिफाइंड नहीं होगा, वरना तो ये रैशनल फंक्शन है, ऊपर भी कंटिन्यूअस नीचे भी कंटिन्यू, ऊपर वाला भी पार्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा नीचे वाला भी, लेकिन ये 2 पे डिफाइंड नहीं है। अगर आपका फंक्शन 2 पे डिफाइंड नहीं है तो आप कह देंगे जी मेरा फंक्शन 2 पे डिसकंटिन्यूअस है। उसने नीचे जाके सॉल्यूशन में इसको डिस्कस भी किया हुआ है। अच्छा, इस एफ ऑफ एक्स पे देखिए, जब आप एक्स 0 पे आप जाएंगे तो ये 0 पे 1 ओवर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी, ये 1 ओवर एक्स की। तो ये वाला और फंक्शनल वैल्यू इसकी वो आपको कह रहा है 1, तो इसका मतलब ये है कि जो लिमिट और फंक्शनल वैल्यू ये दोनों की डिफरेंट वैल्यूज आ रही है। अगर आप तीसरे पे आ जाएं, ये जो सी फंक्शन है, इसमें आपका फंक्शन जो कि इस पार्ट में 1 में वो 2 पे डिफाइंड नहीं था, 2 में उसने जाके क्या कर दिया, उसने उसको 2 पे डिफाइन कर दिया और उसकी वैल्यू बता दी। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 इज डिफाइंड। अब ये डिफाइन हो गया, लेकिन अगर आप गौर करें तो लिमिट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद, जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिमिट का आंसर आता है 3, जबकि फंक्शनल वैल्यू है 1। तो इसका मतलब ये है कि लिमिट और फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट जो है वो बराबर नहीं है, और इसलिए फंक्शन आपका 2 पे कंटिन्यूअस नहीं। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये इस पे हम काफी बारी बात कर चुके हैं, और आपको याद होगा कि जो इंटीजर वैल्यूज होती थी ना, वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, उन पे आंसर्स आपके डिफरेंट आ जाते थे। तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हैज discontinuities at all of the integers because limit x approaches n कोई भी आपका इंटीजर है, this x greatest integer function does not exist if n is an integer। और ये वाला जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये इंटीजर्स के अलावा बाकी तमाम पॉइंट्स पे ये कंटिन्यूअस हो जाएगा।
अच्छा, फिर आपने ना एक सिंपल सी बात है कि कुछ आपकी जो डिसकंटिन्यूटीज होती हैं वो रिमूव हो सकती हैं और कुछ आपकी डिसकंटिन्यूटीज होती हैं वो रिमूव नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे ये पहला ग्राफ देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। गौर करो तो ये 2 पे डिफाइंड नहीं है, ये इसका ग्राफ बना। अब अगर मैं 2 पे इसकी वैल्यू खुद से इसमें डाल दूं तो ये फंक्शन आपका फंक्शन लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो मैं ये कह दूंगा कि ये वाली जो कंटिन्यूटी है ये डिसकंटिन्यूटी है, ये मैंने रिमूव कर दी और यहाँ पे फंक्शन आपका कंटिन्यूस हो गया। करना क्या पड़ेगा कि जो आंसर मुझे यहाँ मेरा आना चाहिए मैं एग्जैक्टली वही वाली वैल्यू यहाँ पे डाल। ये वाला देखिए, अब इसका कोई हल नहीं है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर, एक्स इज डिफरेंट फ्रॉम 0। तो एक ग्राफ यूं इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी को जा रहा है, दूसरी इधर से है तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को जा रहा है। इसका कोई हल नहीं है, तो ये इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ये जो तीसरे वाला फंक्शन है इसको देखिए, इसमें आपका जो फंक्शनल वैल्यू है वो ये इस जगह 2 पे 1 वैल्यू आ रही है, जबकि होनी तो ये चाहिए थी, तो ये भी रिमूव की जा सकती है। जब आप इसको देखेंगे तो इसमें भी जो डिसकंटिन्यूटीज है वो रिमूव नहीं की जा सकती, इनको जंप डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो एक इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी की बात है, ये जो आपका बी पार्ट है इसमें इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी है, जो डी पार्ट है उसमें आपकी जंप डिसकंटिन्यूटी है। जो इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी और जंप डिसकंटिन्यूटी ये दोनों रिमूव नहीं हो सकती। अच्छा, फिर अब हम थोड़ा सा जो डेफिनेशन लिमिट की कर चुके उसके साथ उसको फर्दर थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं। अब गौर कीजिए, हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की बात करते रहे, तो अगर आपका फंक्शन लेफ्ट उसकी जो राइट हैंड लिमिट है वो एग्जिस्ट करे और वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो तो हम फिर उसको कहते हैं जी दिस इज राइट कंटिन्यूअस। A function f is continuous from the right at a number a if this right hand limit of this f of x at a is equal to f of a and f is continuous from the left at a। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू बराबर हो जाए तो हम कहते हैं जी कंटिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट, और अगर राइट हैंड लिमिट्स वाली बात हो तो फिर हम कहते हैं जी कंटिन्यूस एट राइट। और अब हम देखते हैं जी ये वाला फंक्शन, ये है जी आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसको देखिए जरा, ये ऊपर इसकी डायग्राम डी बनी हुई है। तो अगर आप गौर करो ये 1 है, अब 1 पे इसकी फंक्शनल वैल्यू 1 आती है, और अगर आप 2 से 1 की साइड पे जाएं तो आप गौर करें तो ये वाला जो आपका फंक्शन है ये राइट कंटिन्यूस है एट 1, ये आपका फंक्शन राइट कंटिन्यूस है। इसी तरह से आपका ये वाला फंक्शन राइट कंटिन्यूस है एट 2, ये राइट कंटिन्यूस है एट 3। तो ये इसका मतलब ये कि ये वाला जो फंक्शन जो हम कंसीडर कर रहे हैं ये इन पॉइंट्स पे जो इंटीजर पॉइंट्स है उन पे ये राइट कंटिन्यूअस है, जबकि लेफ्ट साइड से ये जबकि दूसरी साइड से ये देखें ये राइट कंटिन्यूअस है लेकिन लेफ्ट साइड से ये कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि वैल्यू कम हो जाती है। ओके, अब फिर हम ना कुछ जो लिमिट वाले जब हम एग्जांपल्स कर रहे थे तो वहां पे हमने एक थ्योरम भी किया था, एक जिसको हम कहते थे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में हम करते क्या थे कि जो आपके कुछ फंक्शंस थे उनमें लिमिट कंप्यूट करने के लिए डायरेक्ट आप उनकी वही वाली वैल्यू डालते थे। अब हम जहां पे वो कंप्यूटेशन अवॉइड करने के लिए वो पिछला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते होंगे हम करेंगे। A function f is continuous on an interval if it is continuous at every point of the interval। तो पहले ना आप कह रहे थे कि x आपका जो है ना जब a को अप्रोच करता है तो a पे कंटिन्यूअस है, a पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब हम कहेंगे जी इंटरवल का जो a है वो इंटरवल का कोई भी पॉइंट हो सकता है। अगर आपका फंक्शन इंटरवल के तमाम पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस हो तो हम कहते हैं कि फंक्शन उस इंटरवल पे कंटिन्यूअस है। If f is defined only on one side of the endpoint interval we understand continuous at the end point to mean continuous from the right or continuous from the left। मतलब अगर आपने इंटरवल ऐसा लिया और आपका फंक्शन लेफ्ट या राइट से कंटिन्यूअस है तो फिर हमें उसको उसी तरह से पुकारना पड़ेगा। एग्जांपल 4 देखते हैं। f of x is equal to 1 minus 1 minus x square square root is continuous on the interval -1 to 1। a की वैल्यू हो गई जी -1 से लेके 1 तक। अब लिमिट लॉज अगर आप यूज करें तो लिमिट x अप्रोचेस a f of x लिमिट x अप्रोचेस a 1 minus x स्क्वायर। अब हम अगर x a को अप्रोच करें तो जो लिमिट के लॉज हैं
उनको यूज करते हुए हम इसको सेपरेटली लिमिट एक्स अप्रोचेस ए, इसको 1 पे अप्लाई करेंगे, ये कांस्टेंट है एज इट इज रह जाएगा, और ये वाली जो लिमिट है ये इस पे अप्लाई करेंगे तो ये लिमिट एक्स अप्रोचेस ए 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और फिर हमने जो स्क्वायर रूट वाला ला पड़ा था, तो ये लिमिट आप अंदर भी ले जा सकते हैं हम स्क्वायर रूट के, और ये क्योंकि इसमें और यहाँ पे जाके हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, तो फिर ये आपका फंक्शन ये आ गया जी 1 माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट, और ये एक्चुअली एफ ऑफ ए के बराबर आ जाती है वैल्यू। तो फिर इसका मतलब ये है कि जो ये डेफिनेशन 1 है उसमें हम क्या कहते थे, एफ इज कंटिन्यूअस एट ए, तो फिर ये जो सारी शराइत है वो पूरी हो रही है। जब आप ये हमारी सारी ये अगर आप देखें, अच्छा एक चीज मैं आपको क्लियरली एलेबोरेट कर दूं कि ये -1 से +1 तक की बातें हो रही हैं, -1 से +1 तक आपका फंक्शन कंटिन्यूअस। लेकिन अगर हम एट -1 और ये इसका ग्राफ भी ये बना हुआ है, ये ग्राफ भी बना हुआ है, ये देखिए। अब जब मैंने इसको +1 पे डिस्कस करना है, +1 पे, अब मैं इसको अप्रोच कर रहा हूँ फ्रॉम दी लेफ्ट। जब मैं इसको फ्रॉम द लेफ्ट अप्रोच कर रहा हूं तो उसने ये लिखा हुआ लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 फ्रॉम द लेफ्ट, दिस इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज एफ ऑफ 1। और अगर मैं -1 पे देखूं तो -1 पे इसको मुझे अप्रोच करना है फ्रॉम द बिगर वैल्यूज, तो ये आ जाएगा जी -1 x approaches -1 from the right, f of x is equal to 1 and this is equal to f of -1. f is continuous from right at -1 and continuous from left at 1। मतलब ये जो कंटिन्यूटी को हमने डिस्कस करना है, तो ये 1 पे ये है जी आपका लेफ्ट कंटिन्यूअस, और ये -1 पे आई आपका राइट कंटिन्यूअस। द ग्राफ ऑफ f sketched in figure, it is the lower half of the circle, ये अगर आप गौर करें, और फिर इसी ये वाला उसने ऊपर वाले जो एक्सप्रेशन को वो फिर कह रहा है जी, ये अगर आप गौर करें तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, so this is actually lower half of the circle। ओके, अब आगे आगे जी कुछ थ्योरी वाले रिजल्ट्स। अगर एफ और जी आपके कंटिन्यूअस हैं एट ए और सी, कोई भी कांस्टेंट है तो इन दोनों का सम भी कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा, कांस्टेंट मल्टीपल भी कंटिन्यूअस होगा, इन दोनों की प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगी, और एफ ओवर जी अगर ये नीचे 0 नहीं बनता तो फिर ये भी कंटिन्यूअस होगा। और इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू बराबर है, तो ये इसका प्रूफ है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा कि लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये हमें पता है कि एफ और जी कंटिन्यूअस है, तो ये चीज और ये चीज ये हम लेके चल रहे हैं फ्रॉम दी आवर डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और फिर अगर आप ये करें जी लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ प्लस जी ऑफ एक्स, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कंप्यूटेशंस हुई, और अगर आप गौर करें तो एफ ऑफ जी एफ प्लस जी जो है वो कंटिन्यूअस हो गया एट ए। और अगर हम इसी जो पैटर्न पे चलें तो बाकी के जो रिजल्ट्स हैं वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रूव हो जाएंगे, हम उनके प्रूफ्स में नहीं जाते। और एक्चुअली वो ये लिख रहा है f that if f and g are continuous on an interval, so f plus g, f minus g, c f g, and if g is different from 0, f over g, the following। तो ये जो सारी की सारी है ना, ये ऊपर वाला थ्योरम जो है ये सारे का सारा इन चीजों से प्रूफ हो जाता है। और ये एफ जो आपकी बाकी के जितने भी है ना रिजल्ट्स, वो लिमिट की कॉन्सेप्ट से ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रूफ किए जा सकते। फिर अगला एक थ्योरम है, और हम इन थ्योरम्स के सिंपल से जो प्रूफ है उनको डिस्कस करेंगे। यानी एनी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। अब अगर आप गौर करें तो जो पॉलिनोमियल्स होती हैं वो आपकी एक्स और उसकी पावर्स या उनके साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीपल होते हैं। So every polynomial is continuous everywhere, that is it is continuous on the whole real line। और फिर अगर आप रैशनल फंक्शन की बात करें, any rational function is continuous whenever it is defined, that is it is continuous on its domain। मतलब ये तमाम पॉइंट्स पे, मतलब इन पॉइंट्स पे इसकी फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ये उन पे ये कंटिन्यूस होगा आपका रैशनल फंक्शन। पोलिनोमियल अगर आप गौर करें, पोलिनोमियल फंक्शन आपका इस शेप का होता है, p of x is equal to cn x to the power n plus cn minus 1 x to the power n minus 1 plus so on c1 x plus c0। ये सारे हो गए आपके कांस्टेंट्स। अब अगर आप रिकॉल करो तो कांस्टेंट पे जब आप लिमिट अप्लाई करते हो तो आंसर सेम आता है, और अगर आप ये पावर्स लेके लिमिट अप्लाई करो तो ये am के बराबर आता है।
So this equation is precisely the statement of the function f of x is continuous. Thus by part 3 अब हम क्या कर रहे हैं जी, पहले इसकी कंटिन्यूटी एस्टेब्लिश हो गई, फिर हम इसको किसी कांस्टेंट मल्टीपल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसकी कंटिन्यूटी एस्टेब्लिश हो जाएगी, और फिर जो बाकी की बात रह गई वो जितने भी फंक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल इसकी कंटिन्यूटी एस्टेब्लिश कर ली, इसकी अलग से कंटिन्यूटी एस्टेब्लिश कर ली, इन सारे टर्म्स की अलग अलग कंटिन्यूटी एस्टेब्लिश कर ली, और फिर जो कंटिन्यूस फंक्शंस का सम होता है वो भी कंटिन्यूस होता है, तो फिर हम कह देंगे पी एक्स इज कंटिन्यूस। जो रैशनल फंक्शंस हैं उनमें हम क्या करते हैं, रैशनल फंक्शंस में हम क्यू ऑफ एक्स को जीरो नहीं होने देते। तो जो डोमेन ऑफ डी, जो इस फंक्शन डोमेन ऑफ एफ इज डी, और वो डी क्या है, सारे वो रियल नंबर्स हैं जिन पे क्यू ऑफ एक्स जीरो नहीं होता। और जो हमारा ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं कि अगर ये पी ऑफ एक्स कंटिन्यूस है, क्यू ऑफ एक्स कंटिन्यूस है, तो फिर इनका जो कोशेंट होगा वो भी कंटिन्यूस होगा। ओके, अगली एग्जांपल पे आते हैं। अगली एग्जांपल अगर आप गौर करें तो दिस इज एक्स अप्रोचेस -2 एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 5 3x। अगर आप गौर करो तो ये वाले जो एक्सप्रेशन है ना 5 3x, ये जीरो कब होता है, जब x की वैल्यू 5/3, x की वैल्यू 5/3 रिप्लेस कर दूं तो ये नंबर जीरो हो जाता है। अब इसका मतलब ये कि 5/3 के अलावा ये जो फंक्शन है, द फंक्शन f of x is equal to x cube plus 2x square minus 1 divided by 5 minus 3x is rational. So by theorem 5 it is continuous on the domain, और उस domain में से आपने 5/3 को निकाल दिया है। इसका मतलब ये है कि अब हम इसकी डायरेक्ट अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा जो पर्पस है वो सर्व होता है, और ऊपर हम थ्योरम में ये प्रूव कर चुके हैं, और हम डायरेक्ट इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके ओके ओके, कॉज फंक्शन, साइन फंक्शन, इनके ग्राफ अगर आप याद करें तो इनके ग्राफ जो हैं वो यूं वेव्स की शेप के होते हैं, और ये सारे के सारे पूरी की पूरी रियल लाइन पे कंटिन्यूस है। इसका मतलब साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, तमाम पॉइंट्स पे ये कंटिन्यूस है, और आप जिस भी पॉइंट को ले लें। लेकिन अगर आप tan फंक्शन की बात करें तो tan फंक्शन आपका होता है sin x डिवाइडेड बाय cos x। ये वाला फंक्शन आपका कंटिन्यूस होगा मास वाई उन पॉइंट्स के जिन पे cos of x जीरो आता है। अब cos of x जीरो कब आता है, जब x की वैल्यू प्लस या -5/2 हो, प्लस या -3/2 हो, प्लस या -5/2 हो, या इसी तरह के जो बाकी नंबर्स ऑड मल्टीपल इनमें आते हैं। तो अब होगा क्या कि जो आपका ग्राफ है उसकी शेप इस तरह की रहेगी कि -3π/2 से लेके -π/2 तक, यानी कि ये जो आपका पीरियड है ना 2π, इसके अंदर इसका बिहेवियर ऐसा है, ये यूं करके, ये नीचे को ये यूं कह लें आप इसको, और फिर -π/2 से लेके +π/2 तक वही वाला पैटर्न रिपीट होता चला जाता है। जो आपका tan x है, इसका मतलब tan x की जो कंटिन्यूटी है वो उन तमाम पॉइंट्स पे नहीं रहती जहां पे cos of x आपका जीरो हो जाए। Okay, we move on, and then the next thing we have is कि कौन कौन से फंक्शंस ऐसे हैं जहां पे हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा, कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन। उससे पहले ये थोड़ी सी रीडिंग करते हैं। The inverse function of any continuous one-to-one function is also continuous. This fact is proved later on, लेकिन अगर आप ज्योमेट्री पे गौर करें तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो तो उसका इनवर्स भी कंटिन्यूस होता है। मतलब अगर आप कोई भी एग्जांपल्स लेंगे तो फंक्शन और उसका जो इनवर्स होगा उसकी डायग्राम्स को आप देख लें तो वो आपको कंटिन्यूटी मिलेगी। हम अभी इसकी डिटेल्स में लेटर जाएंगे जी। आपको इनवर्स फंक्शंस तो मैं पहले करवा चुका हूँ। तो अगर आप कोई भी फंक्शन ले लें और आप उसका इनवर्स कंप्यूट करें तो अगर फंक्शन आपने जो लिया है अगर उसमें ब्रेक नहीं आता तो उसके इनवर्स में भी ब्रेक नहीं आएगा। इतनी बात समझ लीजिए। तो जो कुछ मशहूर फंक्शंस हैं जो कि कंटिन्यूअस हैं उनमें पोलिनोमियल्स आते हैं, रैशनल फंक्शंस आते हैं, रूट फंक्शंस आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आते हैं, और लॉगरिथमिक फंक्शंस आते हैं। और इन्हीं चीजों को यूज करके जो एग्जाम्पल 6 है उसमें भी यही चीज बताई गई है कि आपका जो फंक्शन है उसका ताल्लुक, फॉर एग्जांपल ये log x की डोमेन में सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स आते हैं। tan इनवर्स x जो है ये कंटिन्यूअस है पूरी की पूरी रियल लाइन पर, लेकिन दोनों पे कंटिन्यूअस बनाने के लिए हम सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर लेते हैं।
और एक्स स्क्वायर माइनस वन जीरो कहाँ पे होता है, जब एक्स प्लस वन हो या माइनस वन हो। तो फिर जो आपका फंक्शन है वो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स पे उसकी डिबेट होगी, जीरो से लेके वन तक अलग कर लेंगे और वन से लेके इंफिनिटी तक अलग कर लेंगे, तो ये फंक्शन आपका इस रेंज में कंटिन्यूअस। लाइकवाइज अगला जो है एग्जांपल 7, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन एवेल्युएट करना है दैट लिमिट x अप्रोचेस पाई sin x डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x। अब ये जो आपका sin x है ये कंटिन्यूअस है, 2 प्लस cos x भी कंटिन्यूअस है। क्यों कंटिन्यूअस है, क्योंकि 2 कांस्टेंट है और cos x एज एन इंडिपेंडेंट फंक्शन ये कंटिन्यूअस है, तो इन दोनों का सम भी कंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब ये बेसिकली ऊपर वाला फंक्शन भी कंटिन्यूअस और नीचे वाला फंक्शन भी कंटिन्यूअस। जब ये फंक्शन कंटिन्यूस होंगे तो जो लिमिट की वैल्यू है वो एक्चुअली फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ जाएगी। तो इसका मतलब करना हमें क्या है कि जी जब हमने ये लिमिट कंप्यूट करनी है तो कंटिन्यूटी को यूज करके ऊपर भी पाई रिप्लेस कर दें, नीचे भी पाई रिप्लेस कर दें। जब ऊपर पाई रिप्लेस करेंगे नीचे भी पाई रिप्लेस करेंगे तो साइन पाई जीरो होता है, तो उसका आंसर जीरो आ गया। फंक्शंस की जो कंपोजिशन है उनमें भी अगर कंपोजिट फंक्शंस भी कंटिन्यूस होते हैं, हम उस पे इसकी डिटेल्स में अभी नहीं जा रहे, ये रियल एनालिसिस में जाके आपको ये डिटेल्स पढ़ाई जाएंगी। फिर अगर आपको एवेल्युएट करना है ये वाला फंक्शन लिमिट x अप्रोचेस 1 आर्क साइन 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, क्योंकि ये आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जो इसकी लिमिट की वैल्यू वही होगी जो फंक्शनल वैल्यू है। तो अगर आप ये x अप्रोचेस 1 ये 1 रिप्लेस कर देंगे हर जगह पे और ये लिमिट 1 के हिसाब से कंप्यूट कर लेंगे तो इट विल बी डूइंग द जॉब। फिर इसी तरह की ये सादा सादा कंप्यूटेशन हैं और उसने कुछ रिजल्ट्स इसी तरह के मेंशन किए हुए हैं, जस्ट गो थ्रू देम एंड यू विल हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। ओके, एग्जांपल 9 पे आते हैं। एग्जांपल 9 में वो दो फंक्शन जो पीछे हमने स्टेटमेंट की और अभी हम इसका प्रूफ नहीं करेंगे, प्रूफ इसका जाके आप 5वें सेमेस्टर में थ्योरी में पढ़ेंगे। एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, तो ये अगर आप गौर करें तो जी ऑफ एक्स एक फंक्शन ले लें आप और दूसरा फंक्शन आप एफ ऑफ एक्स ले लें, तो ये जो एच ऑफ एक्स है दिस इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब ये एफ भी कंटिन्यूस जी भी कंटिन्यूस, तो फिर ये जो एच ऑफ एक्स आपने लिया साइन एक्स स्क्वायर ये भी कंटिन्यूस होगा। तो ये हमने जो पिछला रिजल्ट पढ़ा ना कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस वाला, उसकी मदद से अब ये कह सकते हैं कि ये साइन एक्स जो है साइन एक्स स्क्वायर ये कंटिन्यूस फंक्शन। इसी तरह से अगर आप एफ ऑफ एक्स को ले लें लॉग ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को ले लें 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स, तो ये दोनों ही कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इन दोनों की कंपोजिशन से बनता है ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन। और हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन उन दोनों का जहां जहां पे वो कंटिन्यूस है वहां पे ये फंक्शन भी कंटिन्यूस है। और ये फंक्शन को प्रॉब्लम कहां पे आएगी, जब ये लॉग ये जीरो आंसर आएगा तो उसकी जो डिसकंटिन्यू log 1 plus cos x is defined when 1 plus cos x is positive, और ये पॉजिटिव कब है, जब cos x की वैल्यू -1 बनती है। और ये सो ये अनडिफाइंड कब है, जब cos of x की वैल्यू -1 बनती है। और -1 बनने पे मसला क्या आता है, क्योंकि फिर log 0 हो जाता है। और ये जो cos x है वो -1 कब आता है, जब x की वैल्यू प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 3 पाई एंड सो ऑन। इसका मतलब ये कि ये जो कैपिटल एफ है ये कंटिन्यूस होगा उन तमाम पॉइंट्स पे जहां पे 1 प्लस कॉस एक्स जीरो नहीं होता। तो इसका मतलब एफ हैज डिसकंटिन्यूटीज व्हेन एक्स इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। और अगर आप गौर करें तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे जाके 1 प्लस कॉस एक्स वाली टर्म जीरो हो जाती है। ये एक इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि suppose f is continuous on the closed interval ab and n is any number between f of a and f of b। अच्छा देखिए आपका जो फंक्शन है वो इस ए बी इंटरवल पे डिफाइंड है। अगर आपका फंक्शन ए बी इंटरवल पे डिफाइंड है तो फंक्शन की वैल्यू ए पे होगी, उसको हम एफ ऑफ ए कह देते हैं, बी पे होगी उसको हम वैल्यू कह देते हैं एफ ऑफ बी। अभी अगर दो नंबर्स हैं तो इनके बीच में कोई नंबर आ सकता है, अगर ये दोनों सेम है तो इन दोनों के बराबर आ जाएगा नंबर, और अगर ये दोनों डिफरेंट नंबर है तो इनके बीच में एक नंबर आ जाएगा। और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये दोनों डिफरेंट है और एन इनके बीच में एक नंबर है, तो फिर हम कहते हैं जी फिर एक पॉइंट होगा सी जो कि ए बी जो कि ओपन इंटरवल ए बी के अंदर आएगा। ए और बी को तो हमने पहले निपटा दिया, तो सी एक होगा जो कि ए और बी के बीच में आएगा, इस तरह से कि एफ ऑफ सी जो है वो उसी एन के बराबर होगा।
इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अब जरा गौर कीजिए जी, हम कहना क्या चाहते हैं। ये पॉइंट आपका हो गया ए और ये पॉइंट हो गया आपका बी। जब आपने फंक्शन अप्लाई किया तो फंक्शन आपकी ग्राफ ये जी, ये वाली लाइन है स्काई ब्लू वाली, ये वाली जो पॉइंट है ये आपका हो गया एफ ऑफ ए, ये टॉप पे जाके हो गया एफ ऑफ डी। फिर आपने एन फर्ज कर लीजिए यहाँ पे ले लिया, तो इस एन की कोरेस्पॉन्डेंस में एक पॉइंट मिलता है सी। इस तरह से एक एफ ऑफ सी एन के बराबर है। ये एक दूसरी सिचुएशन है जिसमें ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ग्राफ आपका कुछ इस तरह से पहले वाले से डिफरेंट है। अब आपने जो एन लिया वो एन ये है। अब ये एन, ये वाली जो लाइन है अब इसको 3 पॉइंट्स पे कट करती है, तो इसका मतलब ये कि ये एन अब आपको 3 पॉइंट्स पे मिल सकता है। अब ऊपर तो हमने कहा था ना देयर एग्जिस्ट ए नंबर, अब एग्जिस्टेंस का मतलब कम से कम एक होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ओके, तो अब इसका मतलब ये है कि जब आप कंटिन्यूटी की बात कर रहे होंगे ना, तो कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि ग्राफ में ना तो कोई होल आएगा ना कोई ब्रेक आएगी, ये चीज आपने समझ लेनी। If we think of a continuous function as a function whose graph has no hole or break, then it is easy to believe that intermediate value theorem is true. In geometric term, it says that if any horizontal line y equal to n is given between y is equal to f of a and y is equal to f of b, then the graph of f can't jump over the line. मतलब ये कि ग्राफ आपका उस लाइन से ऊपर या नीचे एक ही मतलब रह नहीं सकता। इट मस्ट इंटरसेक्ट y इक्वल टू n समवेयर, मतलब आप इस लाइन को अवॉइड नहीं कर सकते। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द फंक्शन f इन थ्योरम 10 बी कंटिन्यूअस, मतलब अगर फंक्शन आपकी ये शर्त, ये सब होगा उसी सूरत में जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो, वरना उसमें होल या ब्रेक की पॉसिबिलिटी आएगी और हमारा थ्योरम ट्रू नहीं रहेगा। The intermediate value theorem is not true in general for discontinuous functions, और ये उसने आगे एक्सप्लेन किया। ओके, अब इसका फायदा क्या होता है कि जी अगर आपने रूट फाइंड आउट करना हो, फॉर एग्जांपल दिस, ये आपका अगर आप ये फंक्शन समझ लें 4x क्यूब प्लस माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, तो इसको अगर आप फंक्शन समझ लें और f ऑफ x की वैल्यू अगर 0 आती है तो जो n है आपका 0 हो गया, तो इसका जो आंसर है वो हमने बताना है कि वो जो रूट है वो 1 और 2 के बीच में आता है। फंक्शन आपने ले लिया 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। We are looking for the solution of the given equation, that is we are looking for a number c between a and b such that f of c is equal to 0। हमने अगर इसका रूट मालूम करना हो तो उसका मतलब हम वो वाला नंबर ढूंढ रहे हैं जिसको हम यहाँ पे प्लेस करें तो आंसर हमारा 0 आ जाए। और हमने एक्चुअली वो नंबर से ज्यादा ये इंश्योर करना है कि वो वाला जो नंबर है वो एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करने का मतलब ये हमने ऐसी कोई शहादत देनी है, कोई एविडेंस देनी है। Therefore we take number a is equal to 1, b is equal to 2 and n is equal to 0। अब जब आप a को अगर आप 1 ले लें तो f of 1 की वैल्यू आती है -1, f of 2 की वैल्यू आती है +12। अब f of 1 0 से छोटा है, f of 2 0 से बड़ा है, that is n is equal to 0। अब n को आपने बीच में रिप्लेस कर दिया, तो then there is n equal to 0 is a number between f of 1 and f of 2। f is continuous, तो जो पिछला थ्योरम है वो हमें क्या बताता है, since it is polynomial, so the intermediate value theorem says that there is a number c between 1 and 2 such that f of c is equal to 0। In other words, the equation 4x square cube minus 6x square plus 3x minus 2 equal to 0 has at least one root c in the interval 1 to 2। अगला फिर काम ये होता है, ये आगे चल के आप न्यूमेरिकल एनालिसिस में पढ़ेंगे भी, कि जब आप इस तरह की बातें कर लें तो इसका मतलब ये है कि वो रूट की अगर आपने रूट फाइंड आउट करना है तो फिर आप वो इंटरवल छोटा करते चले जाते हैं, और ये आगे चल के आप न्यूमेरिकल एनालिसिस में वो लोकेट करने का, वो जो रूट लोकेट कैसे करना है, आइडेंटिफाई कैसे करना है, वो पढ़ते हैं। In fact, we can locate a root more precisely by using the intermediate value theorem। अब आपने गौर ये करना है कि पहले आपने वैल्यू कंप्यूट की थी 1 पे आंसर आता था <0। फिर आप आगे चलते चले जाते हैं, 1.2 चेक करें फिर भी नेगेटिव आता है, 1.3 चेक करें तो ये पॉजिटिव आता है। सो इसका मतलब ये है कि जो रूट है ना वो 1.2 और 1.3 के बीच में है।
अब तुक्के मारते जाएं, कैलकुलेशन करते जाएं और आपको वो पता चल जाएगा कि आपका रूट 1.2 और 1.3 के बीच में कहीं आएगा, 1.2 टू 1.3 के बीच में कहीं आ जाएगा। वो यू कैन यूज ग्राफिंग ग्राफिंग कैलकुलेटर और कंप्यूटर टू इलस्ट्रेट। अब ये सारी चीजें जो हैं ये देखी जा सकती हैं और ग्राफ से भी ये सारा कुछ समझा और एक्सप्लेन किया जा सकता है। मैंने आपको कुछ बातें बता दी हैं। अब आगे आ गई एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में वो वाले क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं जो ऊपर दी हुई एग्जांपल से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। और अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी किसी एक्सरसाइज में तो वो आप मेरे से शेयर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में और फिर मैं आपको उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो जो अगला टॉपिक है हमारा वो है जी लिमिट एट इंफिनिटी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। इसको हम अपने अगले लेक्चर में फिर दोबारा से देखेंगे। अल्लाह हाफिज।